कर्क राशि वाले जब भी आते हैं ना, मैं इन राशि वालों को एक नाम देता हूँ। ये बिचारा वर्ड इज नॉट फॉर सिंपथी, बिचारा वर्ड इज की ये ऐसी राशि है जो सबसे भोली राशि है सर। इनको जहां बोलोगे, जो बोलोगे वो मान लेंगे। अगले 6 महीने में सर, अगर ये अपने थोड़े भी माइंडसेट को कंसिडर नहीं करते हैं तो धोखा इनको बहुत मिलेगा। चाहे एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करे ना करे, पर अपने ज़ोडिएक साइन का तो पता करें। अगर आपको अपनी राशि पता करनी है तो अपने जन्म कुंडली में लगन चार्ट में जहां पे चंद्रमा की प्लेसमेंट है, जिस राशि में है, वह आपकी चंद्र राशि नाम राशि मानी जाती है और वही सबसे सत्य होती है। राहु व्यक्ति का खराब है। राहु को ठीक करने के लिए, क्योंकि राहु को कलयुगी ग्रह कहा गया है, एक ऐसा ग्रह जो अचानक आपको कहां से कहां पहुंचा देगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है विराट कोहली। 2012 में उनको राहु की महादशा लगी। तो वेलकम अंकित जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच। तो सर, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। तो पेस टॉक में हम लोग कोशिश कर रहे हैं उन सब लोग को बुलाने की जिनसे हम अपनी पब्लिक को हेल्प कर सकें, पब्लिक को ज्ञान मिल सके और कुछ ऐसा सीख सके पब्लिक जिससे अपना फ़ायदा निकाल सके। डेफिनेटली। तो आपको बुलाने का मेरा पर्पस यही था, आपसे रिक्वेस्ट इसीलिए किया था बिकॉज ये साल थोड़ा सा बहुत ख़राब जा रहा है। पिछले 6 महीने कुछ ऐसे जा रहे हैं कि अभी संकोच में है सारी दुनिया कि करें क्या। डेफिनेटली। तो मैं आपसे शुरुआत भी वहीं से करूंगा कि जो पिछले 6 महीने गए हैं, तो चाहे वॉर की बात करें, चाहे प्लेन क्रैश की बात करें, चाहे हर रोज़ की जो खबरें आ रही हैं, चाहे वो सोनम जी की खबर आई है, चाहे वो जो बच्चों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, या हमारे लोकल यहाँ की बात करें तो जो खरड़ के अंदर हुआ, बनूड़ के अंदर हुआ, उन सब से ना कहीं डर का माहौल है। इंसान के विचार के अंदर वो डर आ चुका है, क्या हम लोग तबाही की ओर चल पड़े हैं। कोज हुई ना, प्रेडिक्शंस ऐसी हुई हैं कि धरती खत्म होने की तरफ, कलयुग शायद बढ़ रहा है। तो मैं आपसे वो सब जानना चाह रहा हूँ कि आने वाले 6 महीने किस तरीके से देख सकते हैं हम लोग। आप उस पर प्लीज़ थोड़ी सी रोशनी डाल दो। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। और मुझे लगता है कि इस समय अपनी मन की बात बोलने का एक सही समय है, क्योंकि लोगों के मन में भय बहुत है कि आखिर ये टाइम ऐसा है कि जिसमें इंसान घर से निकलने से डर रहा है। बिल्कुल। अगर चाहे वो रोड पे वॉक कर रहा है तो डर है, चाहे कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो डर है। हर जगह मतलब आपको डर का माहौल ज़्यादा दिखेगा। डर के माहौल में एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत बड़ा, एक मैं रोल अगर वर्ड बोलूँ तो वो भी छोटा होगा, मैं बोलूँगा हिस्सा है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी को बेसिकली, अगर सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी को एक वेदों के नेत्र की उपमा दी गई है। एक्चुअली में एस्ट्रोलॉजी है क्या, पहले तो हम ये समझ लेते हैं। एस्ट्रोलॉजी भविष्य, वर्तमान, भूतकाल, हर चीज़ को जानने का एक साधन है। निपुण जी, अगर जो व्यक्ति, आपने बहुत बार कभी सुना होगा कि मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं मानता, ये सब तो ऐसे ही है, मेरे को बिलीव नहीं है, बट प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एस्ट्रोलॉजी सभी लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। अब इसके कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा मैं। मैंने पहले भी बहुत बार अपने लोगों को ये बताया, पर्सनली मिलके भी बताया, और ये चीज़ मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये बहुत एक सिंपल डेफिनेशन एग्जांपल है। एक किसान है जो फसलों को बोता है, अपने खेत में जाता है, टाइम स्पेंड करता है, घर आता है। उनको एस्ट्रोलॉजी से कोई मतलब नहीं है, एस्ट्रोलॉजी का ABC भी नहीं आता है। बट आपने अगर उससे अगर कभी जाके बात की होगी तो वो फसलों का बोना भी ऋतुओं के अनुसार करता है। शीतकाल, ग्रीष्मकाल, मानसून, कैसे उसको और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उन ऋतुओं का अनुमान तो चंद्रमा और सूर्य की गति के अनुसार लगाया जाता है। और चंद्रमा सूर्य कहाँ से आते हैं? एस्ट्रोलॉजी से। यानी एस्ट्रोलॉजी कहीं ना कहीं घूम फिर हर इंसान के साथ जुड़ी हुई है। बिल्कुल। अब अगर एस्ट्रोलॉजी को अगर मैं दूसरा नाम दूं तो मैं उसको प्लानर बोलूंगा। प्लानर कैसे प्लानर? एक व्यक्ति जा रहा है, चलते चलते वो गिर गया, चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया। अगर उसी व्यक्ति को पहले बताया जाए कि आपका बुरा समय है तो वह इंसान संभल के चलेगा। इलाज तो डॉक्टर ही करेगा, परंतु अगर आपको कोई पहले बता दे तो दैट मीन्स वो आपके लिए एक प्लानर है। तो एस्ट्रोलॉजी को इस सेंचुरी में एक प्लानर का अगर दूसरा नाम दिया जाए तो वो पूरा सूट बैठेगा। बिल्कुल। अब आपका जो प्रश्न आता है, देखिए ये जो साल है, इस साल मंगल राहु की जो पावर है, ऊर्जा, वो बहुत ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा है कि व्यक्ति जो है अपने खुद के नेचर पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। मैं पॉडकास्ट पे ये डेफिनेटली दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस समय
हर व्यक्ति एंजाइटी ओवरथिंकिंग से जा रहा होगा। और Fact है। क्यों जा रहा होगा? क्योंकि डेली रूटीन में उसका माइंडसेट कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। नौकरी में जाए तो काम का प्रेशर, घर में आए तो परिवार का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, जिनकी शादी नहीं हुई उनको शादी का प्रेशर, जिनकी शादी हो चुकी है हैप्पीली लव लाइफ, अपनी मैरिज लाइफ चलाने का प्रेशर। ये साल मंगल का है और जब मंगल और राहु जब मिल जाए तो समझिए वहां पे धमाका होगा ही होगा। ठीक है। और अभी हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं जून के एंड में। मैं आने वाले 6 महीने की अगर मैं प्रेडिक्शंस करूं तो अभी मैं बहुत लोगों को अलर्ट होने को बोलूंगा, क्योंकि ये वो समय है जाते जाते भी हमें ऐसे झटके देगा जहां पे हमें क्वेश्चन मार्क समझना पड़ेगा कि आखिर ये क्यों हुआ है, आखिर ये कब तक होगा। तो ऐसी बहुत घटनाएं अभी होनी बाकी है। अगर आप सही समय पे सही सलाह लेकर सही तरीके से अपनी लाइफ को चलाते हैं तो समस्या 90 to 95% कम हो सकती है, तकलीफ फिर भी होगी। सर, आप कह रहे हो कि अभी तक जो हुआ है वैसे ही और चीज़ें अभी होनी है, ये आपके अकॉर्डिंग। तो ये आप कुंडली के हिसाब से कह रहे हैं, पामिस्ट्री के हिसाब से कह रहे हो, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कह रहे हो, किस विद्या के हिसाब से आप ये चीज़ कहना चाह रहे हो? ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के बारे में इतना डीप अध्ययन किया गया है। जो रिसेंटली अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ जी, अगर आप चाहें तो मैं वो पंचांग जहाँ पे ये लिखा गया है कि ऐसी कुछ दुर्घटना होगी इस तारीख में, पंचांग तो जी आज से बहुत साल पहले बन के छप चुका है। बिल्कुल। दुर्घटना तो रिसेंटली हुई है, वहाँ पे ये स्पष्ट रूप से लिखा गया और वो मैं आपको दे सकता हूँ, वो स्क्रीनशॉट दे सकता हूँ। पंचांग दिवाकर में लिखा है और आप अपने दर्शकों को दिखाइएगा, वहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि ऐसी दुर्घटना होने के चांस हैं। तो अभी तक जो घटा है वो इसीलिए घटा है क्योंकि ये होना था, और आगे जो घटेगा वो ज्योतिष शास्त्र में पहले ही लिखा जा चुका और ऐसी होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। मेरे पास ना अभी लास्ट टू लास्ट पॉडकास्ट था शायद मेरा, तो उसमें मैंने बात की थी इस चीज़ के ऊपर कि किसी पंडित जी ने शायद बोला है कि 30 जून जो है वो बहुत बड़ा डिज़ास्टर होने वाला है। और उन्होंने बोला कि नहीं निपुण, ऐसा नहीं है, अभी इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। जो इस टाइम पे ग्रहों की दशा है, जो पोजीशनिंग है, वो वैसी है जैसी वर्ल्ड वॉर्स के टाइम पे थी। तो अभी वर्ल्ड वॉर वाली तो सिचुएशन हम देख ही रहे हैं, चाहे वो ईरान, इजराइल, यूएस, रशिया जो चल रहा है बहुत ज़्यादा। तो अब पंचांग में बटोवे साहब बता रहे हो कि होगा ऐसा, हम लोग जनता को दिखाने के लिए वो स्क्रीनशॉट्स आपसे ज़रूर लेंगे। क्या आप भी 30 जून को वैसा देख पा रहे हो? सर, मैं आपको बेसिकली एक पॉडकास्ट में एक डेट दे के जा रहा हूँ। उस डेट से पहले कुछ ऐसा ज़रूर विश्व में घटेगा जो चिंताजनक हो सकता है। वैसे तो बेसिकली अक्टूबर से पहले सभी लोग संभल जाइए। अगर आपकी कुछ यात्राएं हैं, अगर आपके कुछ प्लानिंग है जो आपने ऑलरेडी डिसाइड किया और उसको डिले कर सकते हैं तो कर लीजिए। अगर आप डिले नहीं कर सकते हैं तो उनकी रेमेडीज़ किसी अच्छे जानकार ज्योतिषी के पास जाकर रेमेडीज़ लीजिए। पर 28 जुलाई, 30 जून नहीं, 28 जुलाई से पहले पहले ब्रेकअप रिलेशनशिप में, पति पत्नी में अनबन, नौकरी में आपको टेंशन, और जो जॉबलेस हैं वो अभी भी जॉबलेस रहेंगे। 28 जुलाई तक आप मेंटली अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जाके चीज़ें बेहतर होनी शुरू होगी, जो अक्टूबर तक, यानी अक्टूबर से पहले बहुत बड़ी संख्या का एक रेशो अपनी लाइफ के वर्स्ट पार्ट को देखने वाला है। तो प्रभु, आप बाकी की तरफ जाने के बजाय आप ही रेमेडीज हमें गाइड कर दो। डेफिनेटली सर, देखो रेमेडीज़ हर चीज़ की अलग अलग प्रकार की होती है और मैं जैसे आप मुझे कुछ पूछेंगे तो मैं रेमेडीज़ बताना चाहूँगा, बट मुख्यतः मैं एक रेमेडी लोगों को बताना चाहूँगा जो लोगों को बेसिकली करनी चाहिए। देखिए क्या होता है, कई लोग है ना अपनी जब कुंडली देखते हैं तो उनको ये पता लगता है कि यार हमारा ये ग्रह खराब है, वो ग्रह खराब है। तो आज आपके पॉडकास्ट पे मैं एक ऐसी रेमेडी बताने जा रहा हूँ जिसके करने से 9 के 9 ग्रह ठीक हो जाते हैं। बताइए। देखिए, जन्म पत्रिका में एक लगन चार्ट बना होता है और मैं चाहूँगा स्क्रीन पे आप अपने एडिटर को बोल के बनवाइएगा। यहाँ पे लगन चार्ट में नंबर्स लिखे होते हैं डिफरेंट, हर किसी के व्यक्ति के अलग अलग नंबर लिखे होंगे। फर्स्ट हाउस होता है इसमें, जो फर्स्ट हाउस जहाँ पे है वो हमेशा वहीं रहता है, उसमें जो नंबर है जो आज है वो मरते समय तक वहीं रहता है। ठीक है। वहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। मैं जो आपको चीज़ें बताऊंगा वह व्यक्ति करना शुरू कर दे तो अपने लाइफ की प्रॉब्लम को बहुत हद तक सॉल्व कर सकता है। जिस भी व्यक्ति के लगन चार्ट में प्रथम भाव में 1 नंबर और 8 नंबर लिखा है तो वह व्यक्ति अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दे, जिम जाना शुरू कर दे, खान पान पर अपने स्वभाव पे ध्यान दे।
जिस भी व्यक्ति के लगन चार्ट में 2 नंबर और 7 नंबर लिखा है तो वह व्यक्ति अपनी पत्नी, अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करे, उनको मीठी चीज़ खिलाए, उनको सफ़ेद चीज़ दान में दे या उनको सफ़ेद चीज़ का गिफ्ट के तौर पर दे। खास तौर पर उनके बर्थडे या सालगिरह पे एक पायल गिफ्ट करना उनके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। चांदी की पायल। ठीक है। अगर वहां पे 3 और 6 नंबर लिखा है तो ऐसा व्यक्ति अपने गुरुजन, अपने टीचर्स की सेवा करना शुरू कर दे। आप पढ़ चुके हैं तो अपने टीचर्स को वीकली, मंथली एक बार कॉल करके उनका हालचाल पूछ लीजिए। अगर वहां पे 4 नंबर लिखा है तो अपनी माता की सेवा करिए। सेवा नहीं कर सकते हैं, दूर डिस्टेंस में है, तो एक बार आप कम्युनिकेट करके अपनी प्रॉब्लम बता दीजिए। अगर वहां पे 5 लिखा है तो अपने पिताजी से एक बार हफ्ते में बात करना। अगर दूर रहते हैं, डेली रहते हैं, तो उनके चरण स्पर्श करना अनिवार्य बन जाता है। अगर वहां पे 9 और 12 लिखा है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपने गुरुजन के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करे, अपने जिनसे उनको शिक्षा ग्रहण हुई है उनके साथ समय व्यतीत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर वहाँ पे 10 और 11 नंबर लिखा है तो ऐसे व्यक्ति लेबर क्लास की हेल्प, आपके रोड साइड में कोई अगर आपको व्यक्ति दिख जाए जो बहुत असमर्थ है कुछ खाने पीने में, तो उनकी सेवा करिए। गाड़ी धोने वाले गेट कीपर हो गए, उनकी सेवा करिए। ये ऐसी रेमेडीज़ है जिनके करने से आप 9 के 9 ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि हर व्यक्ति ऐसी रेमेडीज़ करे और हमें फिर यही पॉडकास्ट पे कमेंट करके बताए कि उनको कैसा फल मिला है। सर, आपने जितने पॉइंटर्स बोले ना, अब मैं एक लेमैन आम आदमी की दृष्टि से देखूं, मुझे, चलो मैंने लगन चार्ट नहीं देखा, मैंने अपनी कुंडली नहीं देखी है, आपने जितनी रेमेडीज़ बताई हैं, हर एक चीज़ मेरे हिसाब से हर इंसान को करनी चाहिए। डेफिनेटली सर। अपने प्रभु की भक्ति, पितृजन मात्रा की भक्ति, अपने जो असमर्थ हैं उनकी सहायता, और उसके अलावा अपने जो हमारे खुद की सेहत पे ध्यान देना, हमारे पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना, उनको गिफ्ट्स देना, तो ये तो आई गेस सभी फॉलो करें तो भी। सर ये देखिए, मैंने बताया ना कि आप पहली बात तो ना, ये जो मिथ बना हुआ है ना कि ज्योतिष शास्त्र में जाएंगे तो वहां पे सिर्फ आपको गलत एडवाइस मिलेगी, नहीं है। देखिए, करना ना करना वो मेरे ऊपर है, मरता क्या ना करता। आज मैं हॉस्पिटल में मरीज की तरह मैं बीमार पड़ा हूँ, डॉक्टर मुझे बोलते हैं कि 3 बार अपने हाथों को ऐसे करिए, तो सर मैं 40 बार करूंगा, क्योंकि मुझे ठीक होने से मतलब है। हाँ। अगर मैं किसी को बोलूंगा कि आपकी लाइफ में पढ़ाई में ये दिक्कत आ रही, रेमेडी करें, तो वो सर उसको करने के बाद इंटरेस्टेड फील करेंगे। तो ये जो चीजें हैं ये डेफिनेटली अगर कोई भी व्यक्ति करता है तो अपने जीवन में सुधार दिखता है। बिल्कुल। और सर आपने बहुत अच्छे से ना ये चीज़ तो बता दी कि जिसके लगन चार्ट में ये होगा, ऐसे होगा। क्या हम इसको राशि वाइज बता सकते हैं? सर डेफिनेटली मैं राशि वाइज भी बताना चाहूँगा, बट उससे पहले जो हमारा स्टार्टिंग का प्रश्न था कि आने वाले 6 महीने कैसे रहेंगे, तो मैं हर राशि के बारे में बताना चाहता हूँ कि उनको क्या चीज़ें होंगी जिसके लिए वो अलर्ट रहें और कैसी उनकी संभावनाएं हैं। देखिए, सबसे पहले तो मेष राशि वालों की एरिस, अगर आपकी मेष राशि है तो आने वाले 6 महीने आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस महीने आप किसी खास व्यक्ति से मुलाकात करेंगे। अगर आप सिंगल हैं और अगर रिलेशनशिप में हैं तो लड़ाई होने के चांसेस ज़्यादा हैं। धैर्य रखें, सही शब्दों का चुनाव करें। पति पत्नी के रिश्ते में किसी तीसरे इंसान की वजह से आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, वो घर का भी हो सकता है, वो बाहर का भी हो सकता है। नौकरी पेशे वालों को इस समय पैनिक नहीं होना है, ऑफिस पॉलिटिक्स उनको परेशान करेगी। और अगर आप इस समय स्टूडेंट वर्क से हैं तो कुछ असामाजिक तत्व जैसे दोस्त आपका समय खराब कर सकते हैं। इस समय रेमेडी के तौर पर इस राशि वालों को हनुमान जी की पूजा प्रतिदिन करना बहुत जरूरी है। अगर आप वृषभ राशि के हैं तो जुलाई से दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस समय आपका पार्टनर आपके बहुत करीब आएगा, आपके इमोशंस को समझने की कोशिश करेगा, दिल खोलकर सिर्फ आपने बातें करनी है। इस समय माँ बाप की सेवा करना, माता पिता के साथ समय व्यतीत करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। गुरुजनों के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करें। अपने पार्टनर को, वृषभ राशि वाले, जुलाई से दिसंबर के महीने में अपने रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए सफ़ेद चीज़ खिलाना या सफ़ेद चीज़ का उनको कुछ गिफ्ट के तौर पर देना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। स्टूडेंट वर्ग वाले तो जो आउट ऑफ इंडिया जाना चाहते हैं उनका वीज़ा 100% लगने वाला है। मिथुन राशि वाले इस समय अपने माइंड को पूरा कंट्रोल कर लीजिए, क्योंकि अगले 6 महीने में सर आप ओवर थिंकिंग, एंजाइटी के शिकार होने वाले हैं। हर छोटी से छोटी चीज़ रात को सोते समय सोचेंगे कि आज ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ऐसे व्यक्तियों को हरी वस्तु का दान बहुत ज़रूरी है करना इस पूरे साल में, जो बाकी के 6 महीने बचे हैं। कर्क राशि वालों को आने वाले समय में भावनात्मक, सेंसिटिव तौर पर कुछ लोग यूज कर सकते हैं, आपके नेचर का फायदा उठा सकते हैं। खुलकर बातें करें, मन में बातों को ना दबाएं। सर कर्क राशि वाले जब भी आते हैं ना, मैं इन राशि वालों को एक नाम देता हूं। ये बिचारा वर्ड इज नॉट फॉर सिंपैथी, बिचारा वर्ड इज की ये ऐसी राशि है जो सबसे भोली राशि है सर। इनको जहां बोलोगे, जो बोलोगे वो मान लेंगे। अगले 6 महीने में सर
अगर ये अपने थोड़े भी माइंडसेट को कंसिडर नहीं करते हैं तो धोखा इनको बहुत मिलेगा। इनके अपने इनको धोखा देंगे, वो मेल फीमेल फैमिली फ्रेंड किसी भी वे में हो सकते हैं। इन राशि वालों को इवनिंग वॉक ज़रूर करनी चाहिए, जब चांदनी यानी चांद पूरा आसमान में हो, उसकी इवनिंग वॉक करना बहुत ज़रूरी है। सिंह राशि वाले ना डरते हैं ना हार मानते हैं, ऐसी राशि वाले तो नीडर होकर फैसला करें। तैयार हो जाइए, जुलाई के बाद आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। आपके करियर में बढ़ोतरी मिलने वाली है। बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में आपको अच्छा मौका मिलने वाला है। माता पिता की सेवा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लव मैरिज का जो सपना देख रहे हैं, अक्टूबर में शादी के कार्ड छपवा लीजिए, 100% आपकी शादी होने वाली है। आप विदेश यात्रा करेंगे और उस विदेश यात्रा से आप अपनी लाइफ को टर्निंग पॉइंट पे देखने वाले हैं। सर, इस राशि वालों को गाय, जो बिना सींग वाली गाय होती है, उसकी सेवा जरूर करनी चाहिए। यहाँ पे सर हम उसके बाद आते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वाले अपने जीवन में बड़े बड़े फैसले लेने वाले हैं, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं ये अपने आप को डिस्टर्ब देखेंगे, अपने आप को परेशान देखेंगे। उस परेशानी में ये फैसला जो लेंगे उस पर ही शक करेंगे, उस पर जो शक करेंगे उस पर ही शक करेंगे, और उस पर जो शक करेंगे वो शक कहीं ना कहीं इनके रिश्ते खराब कर सकता है। स्टूडेंट वर्ग वाले तो पढ़ाई पर ध्यान दे लीजिए, क्योंकि इस समय आपकी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है। सर, उपाय के तौर पर इनको सिर्फ एक चीज़ करनी चाहिए, इनको इस समय अपने जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं उसको दूर करने के लिए अध्यात्म की तरफ जुड़ना शुरू कर दीजिए। तुला राशि वाले प्यार के लिए बने हैं, इतनी अट्रैक्शन बढ़ने वाली है कि लोग इनकी तरफ आएंगे और उस अट्रैक्शन को ये समझेंगे कि ये तो मेरे लिए आया, और उसी में इनको धोखा मिल जाएगा। अगले 6 महीने इनको बहुत संभल के चलना है। लोग इनको यूज़ कर सकते हैं, इनके मतलब के एग्जैक्टली बात ना बोलकर इनके अगेंस्ट में जा सकते हैं, इनके अपने इनको धोखा दे सकते हैं। देख समझ के चलने वाला समय है। ये वो समय है जिसमें बहुत को अच्छा तो होगा, परंतु मीठे दुश्मन, निपुण जी, मीठे दुश्मन जो फेस पे तो बहुत अच्छा बात करते हैं, पीठ के पीछे बुराई करते हैं, तो वो दुश्मन इनको मिलने वाले हैं। सर, वृश्चिक राशि, ना झूठ बोलेंगे ना झूठ सुनेंगे, सच बोलना इनको बिलीव है। तो अगले 6 महीने में इनके साथ सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है। कैसे होने वाला है? क्योंकि ये लोग स्पष्टवादी हैं और हर किसी को सीधी बात जचती भी नहीं है। अगर आपने सीधा बोला तो सामने वाला चिढ़ जाता है, तो ये अगले 6 महीने में सीधा बोलेंगे, जिसकी वजह से इनके दुश्मन बहुत बनेंगे। करियर में इनको अच्छे मौके मिलेंगे। व्यापार करते हैं तो आपका काम बढ़ने वाला है, मान सम्मान बढ़ने वाला है। माता पिता परिवार घर में किसी सदस्य की तबीयत भी खराब होगी, जिसकी वजह से परेशान होंगे। ये अगले 6 महीने में इनकी पॉकेट ज़्यादा हॉस्पिटल के बिल में खर्च करने में जाएगी। ऐसे लोग संभल के चलिए। इन लोगों को मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में चने का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। सर, इसके बाद हमारी लाइफ में एग्जैक्टली आखिरी 4 राशियाँ बच जाती हैं। जो शनि की 4 राशियाँ हैं उनको खास तौर पर ध्यान देना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति अपने डिसीजन सोच समझ के लें, जल्दबाजी ना करें। शनि की राशियों को अपने जीवन में जल्दबाजी नहीं करनी है। इनके साथ स्लो प्रोग्रेस होती है, वो स्लो प्रोग्रेस में इरिटेट होंगे, और 2025 के बाकी के 6 महीने ये 2 राशियों के लिए बहुत ही खराब रहने वाले हैं, जिसमें ये बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, यानी कुंभ और मकर। अब बात करते हैं निपुण जी मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए आने वाला 6 महीने बहुत सतर्क रहने वाला महीना है। ये बहुत समय से परेशान चल रहे हैं, तो अक्टूबर से पहले कुछ भी बड़ा करने का ना सोचें। पति पत्नी का रिश्ता थोड़ा एवरेज रहेगा। स्टूडेंट वर्ग वाले इस समय अपनी पढ़ाई में थोड़े परेशान रहेंगे। इनका बेहतर समय अभी नहीं आया। अक्टूबर से पहले इनको कुछ खास अच्छा होता हुआ नहीं दिखाई देगा, परंतु डेली रूटीन में कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो इनको सपोर्ट करने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए ये 6 महीने थोड़ा संभल के चलने वाला महीना है। दुर्घटनाएं इनके साथ हो सकती है। इनको थोड़ा सा शक की वजह से इनके रिश्ते खराब हो सकते हैं। किसी तीसरे इंसान की वजह से वार्तालाप खराब हो सकता है। ब्रेकअप जैसी समस्याएं हो सकती है। पार्टनर दूरियां बना सकता है। पति पत्नी का रिश्ता थोड़ा एवरेज रहने वाला है। स्टूडेंट वर्ग वाले पढ़ाई को लेकर थोड़े चिंतित रहेंगे, एक सही गाइडेंस इनको नहीं मिल पाएगी। अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले। कुंभ राशि वाले इस समय अगर जॉब में है तो उनकी जॉब जा सकती है। इस समय करियर ओरिएंटेड ज़्यादा परेशान रहेंगे। अपने खुद के पास्ट वाले जो डिसीजन है उसको लेकर रिकॉल करेंगे, और रिलेशनशिप में कन्फ्यूजन बहुत रहेगी। जैसा खुद चाहते हैं पार्टनर वैसी कम्युनिकेशन में नहीं रहेगा। पति पत्नी का रिश्ता थोड़ा एवरेज रहने वाला है। यहाँ पे स्टूडेंट वर्ग वाले जो हैं खास तौर पर अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस रहेंगे, अपने करियर को लेकर चिंतित रहेंगे। इनको एडवाइस डेफिनेटली दी जाएगी, मानना है इनको। सबसे आखिरी में मीन राशि वाले। मीन राशि वाले बृहस्पति देव की कृपा से अगले 6 महीने में बहुत शांत नेचर देखने वाले हैं। ये ना किसी को बोलते हैं ना किसी की एग्जैक्टली बुराई करते हैं। ये स्पष्टवादी रहेंगे, और अगले 6 महीने में इनके साथ कुछ खास बुरा नहीं होगा, परंतु ये अपनी लाइफ में
अपने डिप्रेशन, अपने एंजाइटी, ओवर थिंकिंग की वजह से चीज़ों को बहुत रिकॉल करेंगे। अच्छे मौके आएंगे उसको गवा देंगे। और इस समय इनका पति पत्नी का रिश्ता, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता इनका एवरेज रहने वाला है। जो लोग सिंगल हैं, अक्टूबर से पहले इनकी लव लाइफ में कुछ खास उन्नति नहीं होगी। पार्टनर तो आएगा पर कनेक्टेड फील नहीं करेंगे। और स्टूडेंट वर्ग वाले तो पढ़ाई के लिए जितना ज़्यादा हो सके अपना ध्यान रखिए। अक्टूबर के बाद जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं मीन राशि वालों को। बहुत ज्ञान सर, आपने एकदम से ना भंडारा दे दिया हमें कि अब अपने अपने हिसाब से जनता बांट लेना। मैं कोशिश करूंगा आपके लिए अलग अलग से बता दूं। मैं तो कमेंट करने को बोलूँगा कि जिन जिन की जो राशि हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ। आपकी कौन सी राशि है। और निपुण जी जब हमें वो कमेंट पहुंचाएंगे तो हम पर्सनली उनका रिप्लाई करेंगे कि आने वाला समय आपके लिए और कैसा बेहतर हो सकता है। हाँ, रेमेडीज भी हम लोग शेयर करेंगे। जो जो राशियों के लिए रेमेडीज अभी शेयर नहीं हो पाई हैं तो प्लीज़ आप बने रहें और बताते रहें और अपनी राशि लिख देना कमेंट में। सर एक ना मेरा सवाल है कि हम लोग जब राशि की बात करते हैं तो राशि सिर्फ नाम से निकाली जाती है, जन्म तिथि से निकाली जाती है, और कोई भी तरीका है इसका? सर बेसिकली राशि निकालने के 3 तरीके माने जाते हैं। नाम राशि, चंद्र राशि, और एक होती है जिसमें एक्जैक्टली आपने देखा होगा जब हम किसी इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं या ये वेस्टर्न कल्चर है कि स्पेसिफिकली एक महीना लिखा होता है कि 22 मई से लेकर इस फलानी डेट के बीच में जो भी आएगा वो ये राशि का होगा। ये तो एक वेस्टर्न हो गया जिसमें वो सन साइन को ज़्यादा मानते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हम अपनी साउथ एशियन कम्युनिटी की बात करें, इंडिया की बात करें, तो यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र में चंद्र की राशि को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, नामकरण राशि माना जाता है। तो ठीक है। कुंडली में, जन्म कुंडली में जहाँ पे भी आपके चंद्रमा यानी च लिखा हुआ है, वह जिस राशि में लिखा है वह आपकी राशि मानी जाती है, जिसको चंद्र राशि का है। और उसी के कुछ अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप नाम रख सकते हैं। और आप एग्जांपल मान लीजिए किसी के 1 नंबर पे च लिखा है तो आपकी मेष राशि है। अगर वहाँ पे आपके 12 लिखा है च पे तो आपकी मीन राशि है। तो इस तरह से चंद्रमा की प्लेसमेंट डिसाइड करती है कि आपकी राशि क्या है। ये आज पहली बार मैं सुन रहा हूँ, पहली बार मुझे ये चीज़ पता चल रही है, क्योंकि हम सब जितने लोगों को मैं जानता हूँ, जितने लोगों से मैं बात करता हूँ, हम लोग सब डेट के हिसाब से, बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली, मैं आज तक अपने आप को कुंभ राशि के हिसाब से लेके चल रहा हूँ। 31 जैन का हूँ मैं, और अगर नाम से चले तो वृश्चिक राशि आता मेरा। हाँ, निपुण। देखिए सर बेसिकली आपने जैसे बोला ये मोस्टली बहुत लोगों की ये कॉमन प्रॉब्लम है। लोग जब बेसिकली कुछ रील स्क्रॉल करते हैं, न्यूज़पेपर देखते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि भाई ये तो मेरी राशि है। बट एक्चुअली में मैं उनको बोलता हूँ कि आपकी रियल राशि तो ये है। पर जब वो रियल राशि वाली बातें मैच करते हैं तो उनको लाइफ में ज़्यादा वो कनेक्ट होती है। मैंने बहुत ऐसे लोग देखे हैं जिनको बाद में समझ में आता है कि हमारी रियल राशि क्या है। और मैं चाहूँगा कि लोग चाहे एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करें ना करें, पर अपने ज़ोडिएक साइन का तो पता करें। अगर आपको अपनी राशि पता करनी है तो अपने जन्म कुंडली में, लगन चार्ट में, जहाँ पे चंद्रमा की प्लेसमेंट है, जिस राशि में है, वह आपकी चंद्र राशि, नाम राशि मानी जाती है और वही सबसे सत्य होती है। ये ज़ोडिएक साइन और सन साइन ये भी डिफरेंट है? डेफिनेटली सर, मैंने कहा ना सन साइन आप वेस्टर्न कल्चर की तरफ चल जाइए, यूरोपियन कंट्री की तरफ चले जाइए, वहाँ पे सर मून साइन को नहीं, वो सूर्य राशि को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। हम साउथ एशियन कम्युनिटी, हम इंडिया वाले जो है बेसिकली चंद्र राशि को शुरू से देते आए हैं। जब भी आप जन्म कुंडली बनवाते हैं तो पंडित जी जब जन्म पत्री में कुछ एक खाने से बनाते हैं, एक में लिखा होता है लगन चार्ट, एक में लिखा होता है चंद्र चार्ट, एक में केपी चार्ट, ये अलग अलग तरीके के चार्ट होते हैं। तो आप देखेंगे चंद्र चार्ट को प्राथमिकता दी जाती है, लगन चार्ट को प्राथमिकता दी जाती है। सर अभी हम चार्ट्स की बात कर रहे हैं, कुंडली की बात कर रहे हैं, लगन चार्ट की बात कर रहे हैं, और आपने भी जब अभी सारा डिस्क्रिप्शन दिया हमें अगले 6 महीने को लेके, हर एक राशि को लेके, तो उसमें ना आपने वर्क जो डिवाइड किए हुए हैं कि आप लव को लेके, मैरिजेस को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, देन स्टूडेंट वर्क को लेके, बिजनेस को लेके, लव को लेकर के और रिलेशनशिप्स को लेकर के ना बहुत क्यूरियस है जनता आज की डेट में। बहुत लोग को मिल नहीं रहा है, जिनको मिल रहा है वो टिक नहीं रहा है, और अगर टिक के शादी भी होगी तो वो भी क्या हो रहा है वो सबको पता है, खबरें खतरनाक खतरनाक आई रही हैं। वो मैंने पहले सवाल में ही आपसे पूछा, उसके ऊपर थोड़ा सा हम बात करते हैं, क्योंकि अभी डर बहुत है। अगेन डर का माहौल ऐसा हो रखा है कि किसी चीज़ पे विश्वास ही नहीं हो पा रहा है। अभी भी शादी कर लो तो दिक्कत है, नहीं कर लो तो दिक्कत है, जिनको नहीं मिल रहे वो भी दुखी है, जिनको मिली वो भी दुखी है। सही है। तो किस दिशा में बढ़ा जाए इंसान, कैसे बचे, कैसे चले इंसान? देखिए बेसिकली निपुण जी आपने प्रश्न बहुत अच्छा पूछा है, और आजकल ये व्यक्तिगत तौर पर हमारे जीवन में चल रहा है कि व्यक्ति जो है अपनी चीज़ों को लेकर सीरियस है भी, और सीरियस होने के बाद भी कुछ मिल नहीं रहा है। हमने रिसेंटली ऐसे बहुत इंसिडेंट सुने हैं, जैसे वो एक ड्रम वाला मैटर सुना है, जैसे अभी रिसेंटली शादी हुई, घूमने नॉर्थ ईस्ट गए, वहाँ पे कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया, और ऐसे कई केस होंगे जो शायद ओपन नहीं हुए हैं, जो नहीं आते हैं। जो न्यूज़ तक देखिए नहीं आए। बेसिकली
जब भी शादी की जाए, मैं मुख्यतः बोलना चाहूँगा कि कुंडली मिलान करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे अगर आपका प्रश्न आता है कि जिन जिनों के साथ ये घटनाएँ उन्होंने तो कुंडली मिलाई होगी, उसके बाद भी ये Obviously, कैसा हो गया? obviously. देखिए कुंडली मिलाने के बाद भी बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके हम रेमेडी सॉल्यूशन नहीं लेते हैं। कुंडली मिलाने का मतलब यहाँ पे 2 बातें मैं बताना चाहूँगा। कुंडली मिलाने में अगर आप मान लीजिए जनरली आजकल ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एस्ट्रोलॉजी प्लेटफॉर्म से हम मिला लेते हैं, 36 गुण है जी, 22 गुण मिल रहे हैं, कर लो शादी। एल्गोरिदम बेस्ड। कभी ना करिए। देखिए 2 चीज़ें यहाँ पे बहुत क्लियर करना चाहूँगा। ये मैंने बहुत पहले भी बोला है और मैं आज आपके पॉडकास्ट पे भी बोलूँगा। 36 गुण होते हैं सर। कुंडली मिलाई, 18 गुण मिल रहे हैं, कर लो शादी। 22 गुण मिल रहे हैं, कर लो शादी। 15 गुण मिल रहे हैं, कर लो शादी रेमेडीज के साथ। पर जहाँ पे 0.5 आ गया, जैसे मान लीजिए निपुण जी अगर अपनी कुंडली मिला रहे हैं और वहाँ पे आया कि 22.5, 23.5, 18.5, निपुण जी रुक जाइएगा, शादी मत करिएगा। कारण यूँ, क्योंकि जब उन पॉइंट्स में से जिसमें आधा पॉइंट मिला है हमें, वर्ण, भटुक, तारा अलग अलग होता है, उसमें आधा मिला, दैट मीन्स आधी चीज़ें, यानी एक इंसान प्यार देगा, एक इंसान नहीं देगा, एक इंसान रिस्पेक्ट करेगा, एक नहीं करेगा, तो वहाँ पे तालमेल की कमी होती है और ऐसा रिश्ता लंबे समय तक ज़्यादा नहीं चल पाता है। दोनों घर में फिजिकली रहते हुए भी मेंटली कभी कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। अगर 0.5 आ गया मैच मेकिंग में तो वो रिश्ता आपको नहीं करना है। इसके साथ साथ दूसरी बात, कुंडली में अगर नाड़ी दोष आ गया, नाड़ी दोष बेसिकली संतान सुख से संबंधित होता है, स्टमक प्रॉब्लम, हमारी हेल्थ प्रॉब्लम, स्वास्थ्य, नाड़ी दोष आ गया तो उसमें भी आपको थोड़ा संभल जाना चाहिए। बट अगर नक्षत्र एक है, चरण अगर थोड़ा सा आपका ऊपर नीचे है तो आप विचार कर सकते हैं। ये मुख्यतः उनके लिए जो लव मैरिज करना चाहते हैं। मेरे पास बहुत ऐसी कुंडली आती है, कहते हैं कि मैं करना चाहता हूँ बट हमने देखा नाड़ी दोष और पिताजी ने बोला नाड़ी दोष है, मैं तो नहीं कराऊंगा। देखिए वो अपनी जगह सही है, बच्चे कौन अपनी लाइफ में बच्चों को जानबूझकर तकलीफ में डाले। बिल्कुल। और नाड़ी दोष हो तो सोल्यूशन करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में नाड़ी दोष का एक विश्लेषण उपाय नहीं बताया गया है। आप उसमें क्या उपाय कर सकते हैं, सिर्फ महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं या फिर आप एग्जैक्टली अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं। नाड़ी दोष का डेडिकेटेड उपाय सोल्यूशन नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है। तो जनता जो ये बेइज्जती फिर रही है, नाड़ी दोष का बेसिकली जो रेमेडीज दी गई है, मान लीजिए वो सिर्फ ग्रहों को शांत करने का उपाय बताए जा रहे हैं कि इस लगन में ये है तो अपना लगन मजबूत कर लो अपने ग्रह। पर डेडिकेटली, जैसे मान लीजिए कि मंगल भारी है तो आपको मैं बोल दूंगा जी महामृत्युं का जाप करा लो, या फिर आप उज्जैन में एक मंगलनाथ मंदिर है वहां जाके पूजा करा लो, या फिर आप कोई बड़ विवाह, तुलसी विवाह ऐसा करा लो, जो डेडिकेटली बताया जाता है। बट नाड़ी दोष के लिए ऐसी कोई रेमेडी नहीं बताई गई है, और जो रेमेडी बताई जाती है वो सिर्फ आपको उसके आसपास की चीजों को मजबूत करने की। तो नाड़ी दोष आना, भकुट दोष आना, वर्ण दोष आना, इन सबको बहुत बारीकी से ध्यान रखिए। जितने भी आज तक हादसे हुए हैं, अगर उनकी कुंडली का विश्लेषण किया जाए तो उनमें एक ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा जिसमें क्वेश्चन मार्क लिखा जाएगा कि ये समस्या थी। आप उपाय करवाइए, उसको हल करिए। 100% की समस्या को 100% नहीं हल कर सकता कोई भी। इस 3D वर्ल्ड में अगर कोई बोलता है कि मैं 100% रिजल्ट दूंगा तो दैट मीन्स या तो वो भगवान है या फिर वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। ज्योतिष शास्त्र कभी भी 100% सटीक नहीं बताया जाता है। हमारे गुरुजी ने जब हमें ये चीज़ें सिखाई तो हमारा बोर्ड पे ही लिखा गया था कि ज्योतिष शास्त्र को कभी भी 100% क्लेम नहीं करना है। आप ग्रहों की जानकारी देने वाले व्यक्ति हैं, आप किसी को गलत एडवाइस नहीं दे सकते हैं। तो अगर आपने क्लेम किया कि हाँ ये चीज़ें करिए 90%, देखिए आप अगर कहीं पे बैठे हैं, आपके आंखों में पट्टी बांध दूं मैं और मैं बोलूं कि अब आपको आके सांप काटने वाला है, तो आपके दिमाग में एक सांप की प्रतिबिंब बन जाएगी। बट मैंने सिर्फ एक पिन मारी तो आपको लगेगा सांप काट गया। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने अगर किसी को बोल दिया 90% रिलीफ आएगा तो उसके दिमाग में यार 90% तो आराम आएगा। पॉजिटिविटी, ऑरा, एनर्जी चक्र हमारा एक्टिव होगा, हमारी साधो चक्र एक्टिव होगा। क्योंकि यूनिवर्स तो यही कहता है, मैनिफेस्टेशन तो यही कहता है, इफ यू आर अ पॉजिटिव एटलीस्ट 20% देन डेफिनेटली आई कैन गिव यू 100%। राइट। वी हैव टू बी पॉजिटिव ऑल द टाइम। वो एनर्जीज का जो गेम है कि हम जैसी एनर्जी यूनिवर्स को दे रहे हैं, यूनिवर्स से वैसी एनर्जी हमें मिल रही है। डेफिनेटली इंसान मरने के बाद कहाँ जा रहा है, ये बातें तो क्वेश्चन मार्क है आज तक। बट जीवित व्यक्ति अगर किसी का भला करे तो जो अच्छी वाइब्स आती है वही तो दान, वही तो पाप, वही तो पुण्य है। तो ज्योतिष शास्त्र में जो भी उपाय बताए जाते हैं वो मन से करिए, उसका फल जरूर मिलता है। ये मैं क्लेम करता हूँ आपके पॉडकास्ट पे कि अगर ज्योतिष शास्त्र की बताई गई रेमेडीज को सही ढंग से किया जाए तो आप अपनी बहुत सी समस्याएं 99.9% तक हल कर सकते हैं। सर बहुत, अब देखो हमें नहीं पता, एज अ लेमैन, एज एन आम आदमी मुझे नहीं पता कि कौन है जो अच्छी स्टडी करके बैठा है, किसके पास संपूर्ण ज्ञान है। जिसका मार्केट बेटर है
या जिसको मेरे रिश्तेदारों ने सजेस्ट कर दिया कि उन वाले पंडित जी के पास चले जाओ, उन वाले बाबा जी के पास चले जाओ, मैं तो उधर जाके बैठ जाऊंगा, क्योंकि मुझे किसी ने बताया कि भाई हमारा तो सोल्यूशन हो गया यहाँ से। आप अब मेरे को कुछ तो तरकीब मिले ना कि मैं जज कर पाऊँ इंसान को। निपुण जी, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं इस क्वेश्चन से इतना प्रभावित हुआ ना कि आज के समय मैं भी अगर आपकी तरफ खड़ा होकर देखूं और अगर मुझे कुछ भी खरीदना है तो मुझे जो फ्रेंड्स सजेस्ट करेंगे मैं डेफिनेटली उस चीज़ को पाने की इच्छा के लिए उनकी बातों को फॉलो करूंगा। बट विच ब्रांड विच क्लोथ इज़ गुड फॉर मी, मेरे को वो एग्जैक्टली कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन मार्क है। आपके प्रश्न का ये जवाब है सर। सबसे पहले तो मैं दर्शकों को बोलना चाहूँगा, जब भी आपको कोई समस्या है, पहली बात तो जब किसी को आप फ़ोन करें या किसी से मिलें, आप अपनी प्रॉब्लम उनको जब बता देंगे तो सामने वाला सिर्फ आपको एग्जैक्टली वो बोलेगा जो आप सुनना चाहेंगे। आपने एग्जाम्पल के लिए बोल दिया कि मेरी सेहत खराब होती है, तो वो सेहत में 5 बातें आपको बोलने लग जाएंगे। सिर दर्द भी होता है, पेट दर्द भी होता है, जो नॉर्मल कॉमन बात है। आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि सामने वाले को बोलना है कि मेरी जन्म कुंडली बनवाइए और मुझे बताइए कि मेरा पास्ट, मेरा प्रेजेंट ऐसा क्या है जिसकी वजह से मैं परेशान हूं। तो वहां पे अगर आपकी बातें मैच करती है तो उससे आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। यानी कि मैं बिना जाने अपने दिल की बातें सामने वाले को बता दूं तो सामने वाला तो मुझे यूज करेगा ही करेगा। रिलेशनशिप में आजकल क्या हो रहा है कि अगर आपने पार्टनर को अपना 100% देना शुरू कर दिया, पार्टनर वहीं से तो यूज करता है। जब तक उसको नहीं पता तब तक आपके आगे पीछे घूमता है। तो एक सिंपल बात है, अगर आप बोले कि किसी को टेस्ट करो तो किसी के माथे पे या किसी के बोर्ड पे नहीं लिखा होता है कि वी आर जेन्युइन। यू हैव टू गो, just start to talk and feel it. If you feel some kind of positivity, if you feel that this person is definitely giving me the right advice about my past, then you have to go ahead. But if that person says, okay, आपको क्या समस्या है बताइए, किस चीज़ का solution चाहिए, तो वहीं आप समझ जाइए the solution is he just want to say whatever I want. But मुझे वो नहीं सुनना है, मुझे रिफ्लेक्शन, मुझे शीशा चाहिए, और शीशे का मतलब है मैं जो हूँ आप मुझे बताइए। अंकित जी, जैसे अभी आपने बताया कि नाड़ी दोष का इलाज नहीं है, एग्जैक्टली पूर्णतः इलाज नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम्स और भी तो हैं बाकी चीज़ों के। तो आई गेस वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हमें सॉल्यूशंस मिलते हैं, रेमेडीज़ मिलती हैं। तो सबसे पहले तो यही कि जिन भाइयों की बंधुओं की शादी नहीं हो पा रही उनके लिए कुछ उपाय बता दो। देखिए, मेल्स के लिए है ये, जिनकी शादी में डिले हो रहा है या जिनको एग्जैक्टली दिक्कत आ रही है, उनको बेसिकली क्या करना चाहिए। देखिए, उनको बेसिकली यहाँ पे अपने घर में 2 मोर के पंख लेके आने हैं, और मोर के पंख बड़े वाले होने चाहिए। 2 मोर के पंख ला के थर्सडे के दिन विष्णु भगवान के मंदिर में अगर वो चढ़ाते हैं तो उनके लिए वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और ऐसी चीज़ अगर वो 7 थर्सडे करें तो उससे उनके विवाह के योग जल्दी शुरू हो जाते हैं। 7 थर्सडेज उन्हें मोर के पंख ला के 2 मोर के पंख हर वीरवार को चढ़ाने हैं विष्णु भगवान जी को, थर्सडे के दिन बिफोर सनसेट। ठीक है। और अगर कन्याओं की बात करें, कन्याओं की बात करें तो उनको जो सहरे के ऊपर एक कलगी लगती है, जब दूल्हा बनता है सहरे पे 7 कलगी लेके आइए सहरे के ऊपर जो लगती है, और हर थर्सडे के दिन अपने बालों को खुला रखें, जूड़ा या उसको गांठ या ऐसा कुछ ना बांधे, बालों को खुला रख के घर से जाएं। 7 मोर के पंख नहीं, या कलगी, 7 कलगी जो सहरे पे लगती है विष्णु भगवान के मंदिर में, जब 2 पहर मिल रहे हो, 2 पहर का मतलब होता है शाम और रात हो रही हो, उस समय जाएं विष्णु भगवान के मंदिर में। 7 के 7 वो जो कलगी है विष्णु भगवान के चरणों के पास अगर चढ़ा के आते हैं, और ऐसा वो 11 वीरवार करती हैं, तो 12वें वीरवार से पहले पहले वो शादी के कार्ड छपने की खुशखबरी देख लेंगी। इतना इफेक्टिव होता है? डेफिनेटली ये रेमेडी प्रैक्टिकल तौर पे आजमाई गई रेमेडी है। मैंने बहुत लोगों को बोला है कि अगर विवाह में दिक्कत है तो बस ये कर लीजिए, और उसके बाद देखिए रिश्ते आने शुरू तो आपको 3-4 थर्सडे से शुरू हो जाएंगे, 7वें 11वें तक तो आपको बात पक्की होती दिखाई देगी। बट उन फीमेल को ध्यान रखना है कि घर से नंगे पांव जाना है, बालों पे गांठ नहीं बांधनी है, और जाकर 7 के 7 वहाँ पे जाके वो कलगी मंदिर में चढ़ाए। बहुत बढ़िया, बहुत इफेक्टिव। और लेट्स से कोई बच्चों को दिक्कत है, पेरेंट्स जैसे कहते हैं आजकल ध्यान नहीं देता, पढ़ाई नहीं करता, कलेशी है, उनका इलाज? देखिए, सबसे पहले तो अगर जिस भी बच्चे को अगर पढ़ाई में दिक्कत है तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि उनके माता पिता को कि वो बच्चे को बोले कि वो लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर ज़रूर प्रार्थना करे। इसके बाद अगर वो बच्चा खुद कर सके या उनके माता पिता कर सके तो आपको क्या करना है, एक छोटा मोर का पंख आता है जो आर्टिफिशियल तौर पे भी मिलता है, छोटे वाले। अगर वो इंसान पेन यूज़ करते हैं तो पेन या पेंसिल, तो उस पर आप टेप से चिपका दीजिए।
कलम की तरह चिपका दीजिए और उससे पढ़ाई करना शुरू करिए। ये इसके साथ साथ दो बड़े मोर के पंख लेके उसी टेबल के सामने वाली वॉल पे वी साइन में, विक्ट्री के साइन में चिपका दीजिए। दोनों का चोंच मिला दीजिए। माता पिता भी कर सकते हैं, बच्चा खुद भी कर सकता है। करने के 1.25 महीने के अंदर अंदर जो बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है उसका पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ निपुण जी एक रेमेडी मैं बताना चाहूँगा करोड़पति बनने की। व्यक्ति के मन में, हाँ, व्यक्ति के मन में होता है कि हम करोड़पति कैसे बनेंगे। देखिए, कोई भी व्यक्ति अपने घर के ईशान कोण में एक चांदी की छोटी सी कटोरी बनवा लीजिए, किसी भी ज्वेलर से आपके घर में पड़ी है तो उसको गंगा जल से साफ करके रख लीजिए। ईशान कोण में चांदी की कटोरी में चावल डालकर उसमें एक चांदी का सिक्का, उस चांदी के सिक्के में माँ लक्ष्मी धन बरसाती हुई, उनके हाथों से सिक्के निकलती हुई तस्वीर आपको मिल जाएगी। वो निकलती हुई तस्वीर आप उस चावल में डाल दीजिए। 1.25 महीने बाद जो नौकरी में एग्जैक्टली है उनको प्रमोशन मिल जाएगा, बिजनेस में ग्रोथ आएगी, रुका हुआ धन आपका वापस आएगा और आपका मान सम्मान बढ़ेगा। करोड़पति बनने का ये बहुत ही शक्तिशाली उपाय है जिसको आज ही शुरू करें और देखें, आपको फल जरूर मिलेगा। सर, ईशान कोण को भी थोड़ा सा आम भाषा में बता दीजिए। देखिए, ये कंपास के थ्रू देखा जाएगा मुख्यतः। अगर आप जब वास्तु की हम जब प्रेडिक्शंस करते हैं, जब हम लोगों के घर में वास्तु डायरेक्शन, तो उसके थ्रू आप अपने कंपास के थ्रू ईशान कोण देख सकते हैं। वहाँ से आपको आइडियल ईशान कोण में ही रखना है। टेबल के ऊपर रख सकते हैं या फिर उस जगह पे अलमारी है कहीं भी रखिए। एक चांदी की छोटी कटोरी में चावल पूरा भर के उसके अंदर डुबो के लक्ष्मी माता का चिन्ह वाली जो हाथ से अपना धन बरसा रही है वो सिक्का डालिए और फिर देखिए कैसे सिक्कों की बारिश होती है आपके ऊपर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अगर ऐसा है तो अपन ट्राई करेंगे सर। रिजल्ट आप खुद बताएंगे और मैं आपके दर्शकों को बोलूँगा ये आज ही शुरू करिए और आप 1.25 महीने के बाद इसी पॉडकास्ट पे यहीं पे कमेंट आके करके बोलेंगे कि हमारा रुका हुआ धन आना शुरू हो गया है। तो जनता ज़रूर करो और हमें ज़रूर बताना, तो हम दोबारा बात करेंगे फिर अंकित जी से। हाँ जी सर, ये तो हो गया। और जिस जनता को ये मिल जाए तो मेरे को भी बांट देना थोड़े से करोड़ों में से। अंकित जी, एक ना जो समस्या है उसका रेमेडी मैं चाह रहा हूँ हमारी जनता के लिए, जो बहुत ज़्यादा चल रही है कि संतान योग नहीं बन पा रहा लोगों का। लोग तरस रहे हैं, माता पिता तरस रहे हैं, फिर वो IVF सेंटर्स जा रहे हैं, साइंटिफिकली कर रहे हैं जो चीज़ें, आई एम ओके विद दैट। लेकिन क्या ऐसा कोई रेमेडी है कि साइंटिफिकली जाने से पहले कुछ स्टेप्स कर सकते हैं, कुछ चीज़ें कर सकते हैं जिससे उन्हें वो योग प्राप्त हो सके? सर, सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कुंडली में संतान योग कैसे, क्यों नहीं रहा है। कुंडली में 5वां भाव संतान सुख का होता है। अगर 5वें भाव में पाप ग्रह बैठे हैं, पाप ग्रह यानी कि राहु, केतु, शनि, अगर ये पाप ग्रह, क्रूर ग्रह बैठे हैं तो उस व्यक्ति को संतान के सुख में कमी आती है, यानी संतान का सुख नहीं मिल पाता। बच्चे डिले होते हैं, होने के बाद कहने से बाहर होते हैं या फिर कहना नहीं मानते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को, उन माता पिता को, अगर आप मान लीजिए कि आपकी संतान हो चुकी है और आपकी संतान कहने से बाहर हो रही है, तो उस कन्या को या उस पुरुष को जिनके बच्चे हैं उनको एक गंगा जल लेना है। उसमें उनको एग्जैक्टली कैंची खरीदनी है एक, और वो कैंची लोहे की होनी चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं होनी चाहिए। लोहे की कैंची खरीद के उस गिलास में वो कैंची से वो काटना शुरू करें। पानी को इज्यूम करिए कि वो पानी को काट रहे हैं। और उसको काटने के बाद उस गिलास के पानी को सोते समय बच्चे को पिला दीजिए, उसी गिलास से उस पानी को पिला दीजिए। ऐसी क्रिया अगर 21 दिन प्रतिदिन अगर 21 दिन माता पिता में से कोई भी अगर करता है या दोनों ही करते हैं, तो यकीन मानिए बच्चा जो है वो कहने से बाहर है, वो कहने में आ जाएगा और उसका गलत चीज़ों की तरफ ध्यान हट जाएगा। उसकी वाणी इतनी अच्छी हो जाएगी कि संस्कार की भावना हो जाएगी। ये तो बात रही उनके लिए जिनको एग्जैक्टली बच्चा कहने से बाहर चल रहा है। अगर यहाँ पर आपको संतान की दिक्कत आ रही है तो उस माता पिता को अपनी सालगिरह, जिस दिन उनकी विवाह हुआ उससे 43 डेज़ के अंदर उनको 7 जो लड्डू बनाने हैं मीठे के तौर पर, मिठाई के तौर पर कोई भी मिठाई हो, 7 लड्डू ले लें या 7 आप काजू कतली किसी भी तरह की ले लीजिए। वो 7 लड्डू लेकर कृष्ण भगवान के मंदिर में जाकर चढ़ाना है और वहीं पर जाकर उनके चरणों के पास चढ़ी कोई भी फूल, मिठाई, कोई भी वस्तु चढ़ी है वो अपने घर पे ले आइए और अपने घर पे लाके अपने मंदिर पे स्थापित कर दीजिए। और अपने तकिए पे, ये मैं जो रेमेडी बता रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, सुनने वाली बात है। आप मंदिर गए, मंदिर जाके कृष्ण भगवान के मंदिर से उनके चरणों के पास से कोई भी चीज़ ले आए और वो अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। और उसी रात से अपने पिल्लों के ऊपर, पति पत्नी अपने पिल्लों के ऊपर इंडेक्स फिंगर, इस फिंगर से अपने पति का नाम लिखें, पत्नी अपने इसी फिंगर से अपनी पत्नी का पति, दोनों अपना नाम एक्सचेंज करिए और दोनों ऐसी क्रिया जो है 43 डेज तक करिए। यकीन मानिए
उसके 2-2.5 महीने में उनको खुशखबरी जरूर मिलेगी संतान के संबंध। और ये जो मंदिर जाने वाली क्रिया है, ये उनको हर शुक्रवार करनी है, और लिखने वाली क्रिया डेली करनी है। तो 43 डेज आप जो बोल रहे हो, ये एनिवर्सरी से पहले, बाद में, या बीच में? एनिवर्सरी से 43 डेज एग्जैक्टली इनको काउंट करना है। वही मैं पूछ रहा हूँ, पहले 43 दिन पहले शुरू करना है एनिवर्सरी से? हाँ, देखिए इसको थोड़ा रिपीट करते हैं, कंफ्यूजन ना हो। एनिवर्सरी से आपने ये चीज़ शुरू कर देनी है। अब इसमें 43 डेज का लॉजिक ये है कि जहाँ तक 43 डेज तक वहाँ तक करनी है हमने। मंदिर गए, मंदिर जाकर आपने घर के से दोनों पति पत्नी ने जोड़े के साथ 7 मिठाई चढ़ाई, और वहीं पे जो फूल या किसी की मिठाई कुछ भी है वो घर के मंदिर में लाए, और उसी रात की पहली रात से नाम एक्सचेंज करना शुरू करें 43 डेज तक। उसके बाद उनको खुशखबरी ज़रूर मिलनी शुरू हो जाएगी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। इसके साथ साथ अगर जैसे मुख्यतः मैंने बताया कि कुंडली के 5वें भाव में राहु बैठा होता है, जिस भी व्यक्ति का राहु खराब है, 3 चीज़ों का उपाय आज से शुरू कर दीजिए। राहु व्यक्ति का खराब है, राहु को ठीक करने के लिए, क्योंकि राहु को कलयुगी ग्रह कहा गया है, एक ऐसा ग्रह जो अचानक आपको कहां से कहां पहुंचा देगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है विराट कोहली। 2012 में उनको राहु की महादशा लगी, और 2012 से ही उनकी लाइफ में असली ग्रोथ आनी शुरू हुई है। इंडियन टीम में तो 28 से शुरू हो गए थे, 2008 से शुरू हो गए थे, पर 2012 में ही क्रिकेटर ऑफ द ईयर, और 2012 से ही वो अध्यात्म की तरफ जाना शुरू हुए अपनी लाइफ में। और आज देखिए वेजिटेरियन होकर अपने आप को कैसे ग्रो कर रहे हैं। बिल्कुल। राहु की 3 सबसे शक्तिशाली रेमेडी। सबसे पहले राहु को शांत करने के लिए काले नीले कपड़े पहनना छोड़ दीजिए। काले और नीले कपड़े, ठीक है, नहीं पहनने हैं। दूसरी रेमेडी, गाली गलौज करना बंद कर दीजिए। आम भाषा में अपने दोस्तों के साथ अगर आप गाली गलौज करते हैं तो वह राहु दोष का कारण बनता है। तीसरी रेमेडी, आपको एक चांदी की कटोरी लेनी है। तीसरी रेमेडी, एक आपको कांसे की कटोरी लेनी है। उस कांसे की कटोरी में सरसों का तेल गर्म करके डालना है। उस कांसे कटोरी को पकड़ के अपने सिर के ऊपर से क्लॉकवाइज 11 बार घुमाना है, और उस तेल को आक का पौधा होता है, छोटा सा पौधा होता है जिसमें दूध सा निकलता है, उसके पत्ते को तोड़ते हैं, उस पौधे पे डाल के आ जाइए। ऐसा आप 7 शनिवार करेंगे। 7 शनिवार, 7 शनिवार, यकीन मानिए आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े बदलाव देखेंगे।